आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 26 अगस्त के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। 5 टॉपिक्स हैं, काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स आए हैं आज। अच्छा, कल की वीडियो में छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी। लास्ट के कुछ अराउंड 20 मिनट्स के आसपास जो था ना, वो वाला सेक्शन म्यूट मोड में रिकॉर्ड हो गया था। तो 3 टॉपिक्स थे लास्ट के जो बच गए थे, एंड एक जो डाउट सेक्शन, जो डाउट का क्वेश्चन था, वो बच गया था। वो मैं अभी रिवीजन में कवर कर दूंगा, जो 3 टॉपिक थे पूरे डिटेल में। और वो जो कल वाला डाउट था उसको मैं आज लास्ट में कवर कर दूंगा। ओके। इसके साथ में मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रीलिम स्पेसिफिक की जो सीरीज़ थी, मैंने बताई थी जनवरी 2020 से स्टार्ट होने वाली है। वो भी बिल्कुल 2-4 दिन में कुछ स्टार्ट हो ही जाएगी। बस विजन की एक फाइनल वीडियो है, मैं टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ। जैसे टाइम निकाल के बना दूंगा, एक दिन में विजन की बना दूंगा, उसके जस्ट अगले दिन से वो स्टार्ट कर दूंगा। वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रखी हुई है मेरे पास कुछ। एंड मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि इनसाइट की जो डेली न्यूज़ आती है, वही इनसाइट की मंथली कंपाइलेशन में एज इट इज़ आती हैगी। तो इनसाइट के लिए मंथली कंपाइलेशन का मैं कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी यही नहीं वीडियोस को बस कट पीट करके एडजस्ट करके उनको सेव किया करता था और कंपाइल करके नई वीडियो बना दिया करता था। तो मुझे लगा कि मेरा भी टाइम बचेगा और आप लोगों को भी वेट नहीं करना पड़ेगा। जो मंथली कंपाइलेशन होगी, आप इन्हीं वीडियोज़ को यूज़ कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ सीक्वेंस ही आगे पीछे है, टॉपिक 100% वर्ड टू वर्ड वही है। वही न्यूज़ जो डेली आती है एग्जैक्टली उसको कॉपी पेस्ट करके मंथली में पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप इसी को रेफ़र कर लीजिए। 25 अगस्त का रिवीजन कर लेते हैं और जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। 25 अगस्त को 8 टॉपिक्स आए थे, ठीक है। इसमें से 5 तो जो थे वो कवर हो गए थे, वो आपको ऑडियो में चला गया था। लास्ट के 3 बच गए थे, वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। उससे पहले बाकी के 5 का रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जो 50th वेबिनार था। इसका टाइटल था कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद, और एक सीरीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की, देखो अपना देश, उसके अंडर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले, ठीक है। बहुत तरीके के जो टूरिज़्म के जो स्पॉट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा उनका प्रमोशन हो, लोगों उनके बारे में चले। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो स्पिरिट है उसके अंडर आता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो था, इसको प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लॉन्च किया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140th बर्थ एनिवर्सरी थी उस समय पर। की फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। हैदराबाद को पॉपुलरली सिटी ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको एस्टेब्लिश किया था 1591 के अंदर। फिर डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई थी इसके अंदर। और इम्पॉर्टेंट कल्चरल साइट्स की बात करें तो गोलकोंडा फोर्ट, चौमहला पैलेस, चार मीनार, मक्का मस्जिद, वारंगल फोर्ट एट्सेट्रा। लोकायुक्त के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है स्टेट ऑफ नागालैंड के रिगार्डिंग। जो लोकायुक्त की बात की गई थी कि जो पावर और फंक्शंस है लोकायुक्त की, उसे उप लोकायुक्त को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इशू क्या है, स्टेट ने बोला है कि इनको कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो आर्टिकल 142 के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोकायुक्त हैं ये प्रॉपरली अपना फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। लोकायुक्त होते क्या हैं, ऑम्बड्समैन इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। एक एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है। बेसिकली इनका काम होता है कि जिस भी कोई भी एलिगेशंस होती है किसी के अगेंस्ट, कोई पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट, यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय होता है, उसके अगेंस्ट अगर कोई करप्शन के एलिगेशंस होते हैं, कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन के एलिगेशंस होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना और उसके जो ग्रीवेंस होते हैं, पब्लिक के जो ग्रीवेंस होते हैं, उनको रिड्रेस करना। शुरुआत इसकी 2013 के अंदर हुई थी। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया था। इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा इंडिया में मूवमेंट चला था, एंटी करप्शन मूवमेंट, जिसमें अन्ना हजारे जी थे, किरण बेदी भी थे उसमें, अरविंद केजरीवाल भी थे उसके अंदर, बहुत सारे लोग थे जो शामिल हुए थे उसके अंदर। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो केरला की असेंबली में पास किया गया था, उसको केरला की प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट ने डिफीट कर दिया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चला सकता है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है या फिर उसमें मेजॉरिटी हैगी। तो अगर स्पीकर उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसकी वोटिंग होती है। अगर 50 मेंबर्स, ध्यान देना, 50 मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाना चाहिए, तो स्पीकर उस मोशन को मूव करने की बात करते हैं। फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है, ठीक है। आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा के रूल्स होते हैं, अपने रूल्स और प्रोसीजर कोड्स होता है लोकसभा का, उसके रूल 198 में मेंशन किया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में देखा था कि ये 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। रिसेंटली $500 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ है मुंबई के अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। और AIIB की जो एक्टिवली रिक्रूटिंग मेंबर्स होते हैं वो जनरली IBRD से और एशियन डेवलपमेंट
एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स होते हैं वो उसके मेंबर बन सकते हैं। अगर कोई कंट्री ऐसी है जो जिसकी होम कंट्री, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि चाइना होम कंट्री और उसका जो सॉवरेन पार्ट है हांगकांग, अगर चाइना AIIB का पार्ट है तो उसका जो सॉवरेन पार्ट है यानी कि हांगकांग वो भी उसका पार्ट बन सकता है। सिमिलर सा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि डेनमार्क का भी, अगर डेनमार्क AIIB का पार्ट है तो उसके जो सॉवरेन पार्ट है ग्रीनलैंड वो भी इसका पार्ट बन सकता है। इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखे थे, फंड्स थे इसके 3 तरह के ऑर्गन्स देखे थे हमने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल। फिर इसका सिग्निफिकेंस था, कैपिटल याद रखना आप लोग इसकी, जो AIIB का बैंक होता है ना इसकी जो कैपिटल होती है 2/3 होती है हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसका मतलब है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की 150 बिलियन US डॉलर्स हैं और AIIB की हमारी 100 बिलियन US डॉलर्स हैं। और अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की कितनी कैपिटल है तो वो 200 बिलियन US डॉलर्स है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग रिसेंटली आम आदमी पार्टी ने एक जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा उसको रिपील करने के लिए बात की हैगी। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल ने जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना उसको डिस्टर्ब किया है और जो स्टेट्स का जो राइट है उसको इम्पींज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल क्या है, इसके साथ साथ कुछ और भी बात की गई थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंसर्न थे वो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में बात ये की गई थी कि जो सब्सिडीज़ थी ना उनको एंड कर दिया गया है, यानी कि आपको पूरा का पूरा टैरिफ, पूरा का पूरा बिल का अमाउंट पे करना पड़ेगा। जो सब्सिडी अमाउंट होगी वो बाद में आपके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से आएगी। तो स्टेट्स ने कहा कि ये बहुत वरीसम बातें हैं क्योंकि लोगों को ह्यूज अमाउंट में सम पे करना पड़ेगा और अगर वो पे नहीं करते हैं तो डिसकनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्लस में उन्होंने ये कहा था कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, गवर्नमेंट जो अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने विम्स के हिसाब से, यानी कि अपने रिक्वायरमेंट और आइडिया के हिसाब से जो टैरिफ है उसको फिक्स कर सकती हैगी। बाकी गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में कुछ कंपलसरी कर दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ पार्ट होगा जो आपको यूज़ करना होगा। क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क्रिएशन की भी बात की थी। ये टॉपिक था जो रह गया था, इसको मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। DNA बिल कैन बी मिसयूज्ड फॉर द कास्ट बेस्ड प्रोफाइलिंग सेज पैनल ड्राफ्ट रिपोर्ट। ये टॉपिक हमारा कवर होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। पहले तो ये जानो कि ये बिल है क्या, ओवरव्यू क्या है DNA टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो बिल है, इसका यूज़ और इसका एप्लीकेशन का, रेगुलेशन का बिल है, यानी कि जो DNA का जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है ना इंडिया के अंदर बहुत सारे कामों के लिए यूज़ की जाती है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर DNA मैच करना पड़ता है, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा इस टेक्नोलॉजी को, ठीक है, उसके लिए बिल आया था। तो इन्होंने कहा था कि हम लोग एक नेशनल डेटा बैंक बनाएंगे और एक रीजनल डेटा बैंक होगा, ठीक है, नेशनल डेटा बैंक नेशनल लेवल के ऊपर होगा और हर एक रीजन के अंदर भी डेटा बैंक होगा। तो इन्होंने कहा था कि जो हर एक डेटा बैंक है ना ये इंडेक्स मेंटेन करेगा, क्राइम सीन का इंडेक्स, ठीक है, उसमें सस्पेक्ट कौन कौन थे, अंडर ट्रायल पे कौन कौन गए, ऑफेंडर कौन कौन थे, मिसिंग पर्सन के इंडेक्स होंगे, जो डिजीज़ हो जाएंगे उनका भी, जो डिसीज पर्सन होंगे उनका भी इंडेक्स क्रिएट किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग एक DNA का रेगुलेटरी बोर्ड बनाएंगे, हर एक लेबोरेटरी जो जहाँ पर भी इंडिया के अंदर जहाँ DNA के सैंपल्स लिए जाते हैं वो एस्टेब्लिश करेंगे अपनी आइडेंटिटी ऑफ द बेसिकली जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल के कारण, उन सबको इस बोर्ड के तहत एक्रेडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ये हर एक जो लेबोरेटरी होगी उनका एक्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जिस भी इंडिविजुअल से आप DNA वगैरह कलेक्ट करोगे, स्पेशली जिन लोगों को सस्पेक्ट किया जाता है, अंडर ट्रायल पर रखा जाता है, आपको उनसे एक रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट इन केस किसी का ऑफेंस ऐसा है जहाँ उसको पनिशमेंट मिलेगी 7 ईयर्स की या फिर उससे ज़्यादा 7 ईयर्स जेल की या फिर डेथ की, उस केस में आपको उस इंसान का रिटन कंसेंटमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। प्लस में जिन लोगों की DNA प्रोफाइल्स सेव हो जाएंगे उनको रिमूव कैसे करना होगा। अब रिमूव क्यों करना है, क्योंकि बहुत बार सस्पेक्ट होते हैं, बाद में पता चलता है कि इनका तो कोई रोल था नहीं ना, ये सस्पेक्ट थे यानी कि शक के दायरे में थे लेकिन ये निर्दोष हैं, तो उनकी जो DNA प्रोफाइल होगी उसको डिलीट भी किया जा सकता है, उसको रिमूव भी करना होगा, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट के अंदर जो भी फाइलिंग वगैरह होती है कोर्ट ऑर्डर के तहत, और उनको एक रिटर्न रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। तो ये था हमारा DNA बिल वगैरह। अब बात क्या हुई थी कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसको हेड करते हैं कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि इस DNA बिल के अंदर भाई कुछ कंसर्न्स आएंगे। कंसर्न कैसे क्या है, उन्होंने कहा कि ये जो DNA का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो ना, इसको कास्ट और कम्युनिटी बेस की प्रोफाइलिंग के तौर पर मिसयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। प्लस में उन्होंने कहा है कि इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोविजंस है कंसेंट को लेकर। स्पेशली उन्होंने कहा था कि एक मजिस्ट्रेट किसी भी कंसेंट को, किसी भी सहमति को ईजिली ओवरराइड कर सकता है, ठीक है ना, और वो एक कंसेंट को परफंक्चुअली बना देगा। परफंक्चुअली का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ एक रूटीन ड्यूटी की तरह हुई थी, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास तो पावर है ना उसको ओवरराइड करने की, तो मतलब जो कंसेंट था वो तो एक ड्यूटी की तरह हो गया, एक बेसिकली सुपरफिशियल काम हो गया है।
प्लस में उन्होंने कहा है कि आपने ऐसा कोई गाइडेंस नहीं बताया कि किस ग्राउंड्स और रीज़न के ऊपर मजिस्ट्रेट जो है किसी भी कंसेंट को ओवरराइड कर सकता है, जिसके कारण ये जो लॉ है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इसमें एक बड़ा फेटल फ्लॉ आ जाता है। प्लस में बिल ने परमिट किया है कि डीएनए जो कि किसी क्राइम सीन के ऊपर मिलेगा उसका रिटेंशन कैसे करना है, ठीक है ना। अगर इवन इफ़ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंडर हैज़ बीन ओवर टर्न्ड, यानी कि जो ऑफेंडर था, जो निर्दोष का, उसका जो कन्विक्शन किया गया था, उसको अगर ओवरटर्न कर भी दिया गया है तो बिल ने परमिट किया कि उसके डीएनए को हम लोग रिटेन करके रख सकते हैं। इस बिल ने ये भी प्रोवाइड किया है कि जो डीएनए प्रोफाइल होंगे सिविल मैटर्स के अंदर, इनको स्टोर करेंगे हम लोग डेटा बैंक्स के अंदर, लेकिन कोई क्लियर और सेपरेट इंडेक्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ये सारे कुछ कंसर्न्स थे जो कि इस कमेटी ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जताए थे। ये साइंस एंड टेक का एक अच्छा टॉपिक है, ये आने के चांसेस है क्योंकि डीएनए टेक्नोलॉजी एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है। इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ, ग्लैंडर्स एक डिजीज़ है जनरली जो हॉर्सेस के अंदर देखने को मिलती हैगी, ठीक है। एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैगी, उसी के रिगार्डिंग अपडेट है। तो पहले एक बार इस डिजीज़ के बारे में जान लेते हैं, फिर ऊपर का न्यूज़ देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये इसका जो कॉजिंग एजेंट होता है बैक्टीरियम बर्कोल्टेरिया मलई, ठीक है। नाम थोड़ा सा याद होना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नई डिजीज़ है और 2020 का जो साल है तो डिजीज़ से भरा हुआ निकला है। डिजीज़ किसको हो सकती है? ग्लैंडर प्राइमली एक डिजीज़ होती है जो हॉर्सेस को अफेक्ट करती है। डंकीज़ को और म्यूल्स को भी ये नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इवन कुछ और मैमल्स भी होते हैं जैसे कि डॉग्स, गॉट्स और कैट्स, उनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर तो होता है कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्टैक्ट होता है ना कि टिश्यूज़ के साथ, यानी कि कोई बॉडी फ्लूइड्स होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल्स का, वो आपके बॉडी के टिश्यू के साथ कनेक्ट कर जाएगा तो हो सकता है। या फिर बैक्टीरिया आपके अंदर बॉडी के अंदर किसी कट्स वगैरह से एंटर कर जाए, ठीक है ना, या फिर म्यूकोसल सरफेस के ऊपर जैसे कि आईज़ और नोज़ हो वहाँ से एंटर कर जाए। प्लस में आपने कोई ऐसा एरोजोल इनहेल कर लिया हो या फिर कोई डस्ट हो जिसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्टेड एनिमल्स के कारण जो कंटेमिनेशन हुआ हो तो भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि लक्षण क्या होंगे? फीवर होगा आपको, ठीक है, स्वेटिंग भी होगी, मसल्स में पेन होगा, चेस्ट में पेन होगा, मसल्स जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, टाइट हो जाएंगी, हेडेक होगा, नेज़ल डिस्चार्ज होगा, नाक बहने भी लगेगा, लाइट सेंसिटिविटी होगी, यानी कि आपको रोशनी जो होगी उस समय इतनी लुभावनी नहीं लगेगी, आप रोशनी से दूर भागोगे, और ज़्यादा देर तक अगर आप रोशनी के पास रहोगे तो आपकी आंखों के अंदर टीयरिंग यानी कि टीयर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने ग्लैंडर्स के बारे में देख लिया। इशू क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है म्यूनसिपल बॉडीज़ से कि भाई इस ग्लैंडर डिजीज़ जो एनिमल्स की है इसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए आप कुछ एडिक्वेट स्टेप्स लीजिए, ठीक है। और उन्होंने इशू नोटिस किया है दिल्ली गवर्नमेंट को भी। क्यों? क्योंकि एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी पीटा के द्वारा। पीटा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, फिर हाई कोर्ट ने ये जो बाकी जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, दिल्ली गवर्नमेंट है, इनको ऑर्डर दिए हैं, उनसे पूछा है बेसिकली। ओके, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी ईजी था हमारा। ग्लैंडर्स के कॉज, ट्रांसमिशन, हु कैन गेट इन्फेक्टेड हो गया है। जीएस पेपर 3 की बात करते हैं अब। ये टॉपिक भी हमारा रह गया था। गूगल पे वॉयलेशन, हाई कोर्ट सीक्स रिप्लाई फ्रॉम द गवर्नमेंट, आरबीआई। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक, इशूज़ रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यार वो जो डीएनए वाला टॉपिक था ना वो ऊपर पॉलिसी में चला गया था वैसे, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंडर टॉपिक को रखा गया था, गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन। लेकिन डीएनए टेक्नोलॉजी का जो बिल होगा ना, बिल की बात करेंगे तो देखो ये अपनी ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटी और गवर्नेंस में चला जाएगा। लेकिन डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो यहाँ पर आएगा जीएस पेपर 3 के अंदर, ठीक है, यानी कि साइंस एंड टेक के अंदर जो अवेयरनेस होती है। तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, टॉपिक्स जो होते हैं वो इंटरचेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो करंट में कंटेक्स्ट क्या चल रहा है। ओके, ये वाला टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, एक प्ली जो कि रिक्वेस्ट की गई थी गूगल पे के अगेंस्ट, किस तरीके से उन्होंने सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के गाइडलाइंस को वॉयलेट किया है और किसके रिगार्डिंग वॉयलेट किया है, डेटा के लोकलाइजेशन, स्टोरेज और शेयरिंग के ऊपर जो नॉर्म्स थे ना उनको वॉयलेट किया है। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, प्रोसीजर्स। इशू क्या है? एक पिटीशन फाइल की गई थी कोर्ट के अंदर जहाँ वो कह रहे थे कि गूगल प्ले के ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, ठीक है, क्योंकि इसने लॉज का वॉयलेशन किया है। इस प्ली में ये क्लेम किया गया था कि जो कंपनी है ये पर्सनल सेंसिटिव डेटा को स्टोर कर रही है जो कि कॉन्ट्रावीन करता है हमारे यूपीआई के प्रोसीजरल गाइडलाइंस के, जो कि अक्टूबर 2019 में बताए गए थे, जहाँ पर अलाउ किया गया था इस तरह के डेटा को स्टोर करना सिर्फ और सिर्फ पीएसपी बैंक सिस्टम के अंदर, ना कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये उनका क्लेम है। यहाँ पर हम लोगों को टाइमलाइन देखनी होगी कि आरबीआई ने डेटा लोकलाइजेशन के रिगार्डिंग क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अप्रैल 2018 के अंदर लोकलाइजेशन के सर्कुलर सरफेस किए गए थे,
ठीक है। तो आरबीआई ने बोला था सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को इंडिया के अंदर कि वो इंश्योर करें जो भी पेमेंट से रिलेटेड डेटा होगा उसको कंट्री के अंदर ही स्टोर करेंगे, और इस चीज़ को लागू करने के लिए आरबीआई ने कंपनीज को 6 महीने का समय दिया था। आरबीआई चाहता था कि जो डेटा है वो लोकली स्टोर किया जाए, ताकि किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट होगी, कभी भी उसको सुपरवाइज करना होगा तो उसमें अनफेटेड एक्सेस हो सकता है, बिना किसी रुकावट के उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। दूसरी कंट्री में जब हम लोग डेटा स्टोर करते थे तो बहुत सारे प्रोविजंस के तहत पास करके हमको उस डेटा को एक्सेस मिल पाता है। अप्रैल के बाद ही जुलाई के अंदर ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने थोड़ा सा इसके अंदर दखलंदाजी करी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस तरह के आरबीआई के जो डायरेक्शंस थे फॉरेन पेमेंट्स के, इनको थोड़ा सा ईज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इंडिया के अंदर एक डेटा की सिर्फ और सिर्फ कॉपी भी सेव कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुलाई के अंदर ही डेटा प्रोटेक्शन बिल आ जाता है, ठीक है। तो जो एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड बिल था ये डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 का, ये सबमिट किया गया गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके कारण थोड़ी सी कन्फ्यूजन बढ़ गई। अब इस बिल ने जितने भी सेक्टरल रेगुलेटर्स थे ना, उन सबके जो भी डायरेक्टिव उन्होंने दिए हुए थे उन सबको ओवरराइड कर दिया। इन्होंने मैंडेट किया कि जो डेटा फिड्यूशरीज है ना, इनको एक कॉपी ऑफ यूज़र का जो पर्सनल डेटा ना उसकी कॉपी सेव करनी आएगी। प्लस में इन्होंने कहा कि कुछ क्रिटिकल पर्सनल डेटा होता है उसको तो आपको इंडिया में ही सेव करना होगा, लेकिन इस बिल ने ये डिफ़ाइन नहीं किया कि वो क्रिटिकल डेटा क्या होगा। सितंबर 2018 के अंदर क्या होता है, आरबीआई पूछता है अपडेट के बारे में कि हम लोगों ने अप्रैल में जो आपको बोला था कि 6 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आपने लोकल स्टोरेज में कितना इम्प्रूवमेंट किया है, कितना काम हो चुका है, उसका अपडेट दो। फिर उन्होंने बोला कंपनीज़ को कि जितना कुछ बचा हुआ है उसका 15-15 दिन के हिसाब से मैं अपडेट देते रहूँ। अक्टूबर 2018 के अंदर आरबीआई का जो सर्कुलर था ये इफेक्टिव हो गया था, ठीक है, कि किस तरीके से पेमेंट डेटा को लोकलाइज करना है। फरवरी 2019 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड ने एक ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी रिलीज़ किया था, जहाँ पर इन्होंने क्या कहा था किस तरीके से डेटा का एक्सेस को रेगुलेट करना है, किसे डेटा स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको मैंडेट करना है, और क्रॉस बॉर्डर जो डेटा फ्लो होगा कंट्रोल करना है। ये सब के सब इन्होंने अपने अंदर इस ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर लिए। डेटा लोकलाइजेशन जो था ये इस कॉमर्स पॉलिसी से आउट कर दिया गया था, मे नाउ बी लेफ्ट आउट, इसको छोड़ सकते थे, और इसका जो जुरिस्डिक्शन था वो डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर दे दिया गया था। ओके, तो इंडिया के अंदर डेटा लोकलाइजेशन इतना नेसेसरी क्यों है? देखो, किसी भी सिटीज़न का जो डेटा होता है उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा की प्रिवेसी मेंटेन करना, डेटा की सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन बाय द टेक्नोलॉजीज कंपनीज, जब भी कोई कंपनी किसी कंट्री से कोई डेटा कलेक्ट करती है तो वो क्या करते हैं, इस डेटा को मोनेटाइज कर देते हैं। यानी कि अगर उस कंपनी को ये डेटा किसी दूसरी जगह पर बेचना होगा तो वो उससे किसी और से पैसा ले सकती है, यानी कि अपना बेनिफिट उठाते हैं इस चीज़ से। वहाँ पर बहुत सारा अनरेगुलेटेड और पर्सनल डेटा होता है जिसका आर्बिट्रेरी यूज़ होता है, अपनी मनमानी से उस डेटा को वो यूज़ कर रहे होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इंडियन यूज़र्स डेटा इज़ आउटसाइड द कंट्रीज बाउंड्रीज, जिसके कारण उसके जुरिस्डिक्शन में यानी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जुरिस्डिक्शन किसका होगा, वो डेटा इंडिया का था दूसरी कंट्री में स्टोर हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। इसलिए डेटा का लोकलाइजेशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। बहुत सारे इश्यूज़ चलते रहते हैं इसके ऊपर। आईटी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी, बहुत डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का भी, आरबीआई का भी, तो थोड़ा सा इसके बारे में अपडेट रखना ये पूछा जा सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 26 अगस्त के टॉपिक्स। 5 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर जीएस पेपर 1 का पार्ट है वर्ली पेंटिंग। ये आता है हमारे इंडियन कल्चर के अंदर, जो भी सेलिएंट एस्पेक्ट्स होते हैं आर्ट फॉर्म्स के, लिटरेचर, आर्किटेक्चर के, एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक का, ठीक है। वर्ली पेंटिंग का क्या सीन चल रहा है, पहले तो वर्लीज क्या होते हैं ये जान लो। एक इंडिजीनियस ट्राइब्स होती हैं, आदिवासी होते हैं जो माउंटेनियस और सिर्फ कोस्टल एरिया के पास रहते थे, महाराष्ट्र गुजरात के अभी भी रहते हैं, ठीक है, और उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ के। तो इस इंडियन फोक आर्ट को प्रमोट करने के लिए, इनकी पेंटिंग्स को प्रमोट करने के लिए NFL, जो कि एक PSU आता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर, इन्होंने क्या किया है कि इस वर्ली पेंटिंग ना अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर लगा ली जाएगी। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ एक बार इसकी, ठीक है। ये देखिए, ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, इनके पेंटिंग, इन्होंने बाहर ये पेंटिंग की, ये वर्ली पेंटिंग होती है ये, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में नाम सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग इंडिया में बहुत मोस्ट फेमस है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ पेंटिंग है जो जनरली इस ट्राइब के से एसोसिएट होती है। वो लोग एक ऐसी वर्ली लैंग्वेज बोलते हैं जो सदर्न जोन की होती है, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की, लेकिन वो अनरिटन है, वो भाषा कहीं पर लिखी हुई नहीं है।
ये ट्राइब्स लोग जिस बात को बोलते हैं। महाराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी वर्ली फोक पेंटिंग्स के लिए। अगर हम बात कर ले वर्ली फोक पेंटिंग्स की तो 10th सेंचुरी एडी से इसके रूट्स को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। प्लस में इनका रिजेम्बलेंस जो है उनके साथ है जिन्होंने जो रॉक शेल्टर्स बनाए थे भीमबेटका के। अभी रॉक शेल्टर्स होते हैं ना भीमबेटका के, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। यहाँ पर आपको एटलीस्ट कुछ ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर्स मिलेंगे, कुछ शेल्टर्स मिलेंगे जो तकरीबन 1 लाख साल पुराने भी हैं। इस तरह के हैं ये, ठीक है, काफ़ी ओल्ड हैं ये, ठीक है। अर्लियर ट्रेसेस मिलेंगे आपको इन रॉक शेल्टर्स के अंदर, ह्यूमंस के, स्टोन एज के आपको एविडेंस मिल जाएंगे। और ये कहाँ पर है रॉक शेल्टर्स भीमबेटका? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, जो कि भोपाल से कुछ 45-50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और ये बहुत ही पॉपुलर रीजन है, वहाँ का बहुत ही खूबसूरत रीजन है। वर्ली पेंटिंग्स के अंदर जो सीन्स होते हैं ना वो पोर्ट्रे करते हैं हंटिंग को, शिकार को, फिशिंग को, फार्मिंग, फेस्टिवल्स, डांस, ट्रीज, एनिमल्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सब सेंट्रल थीम होती है इस पेंटिंग्स की। विमेन इसके अंदर मेनली एंगेज होती हैं इनके क्रिएशन के लिए। यूनिक फीचर की बात करें तो एक बहुत ही बेसिक ग्राफिक वोकेबलरी होती है इनकी, जैसे कि बेसिक ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर करते हैं। ये बहुत ही रूडिमेंट्री वॉल पेंटिंग्स होता है। इसमें मोनोसिलेबिक होते हैं नेचर के अंदर। मोनोसिलेबिक का मतलब होता है सिंगल सिलेबल यूज़ करना, जैसे ए होता है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सिंगल सिंगल सिलेबल है। तो इन ग्राफिक्स को सिंगल सिंगल सिलेबल की तरह से यूज़ करके पूरी पेंटिंग को बनाया जाता है। थीम्स क्या होती है वर्ली पेंटिंग्स की? वर्ली ट्राइब, रॉक शेल्टर्स और भीमबेटका के बारे में मैंने आपको बता दिया। पट्टा चित्र के बारे में देखो, वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो। पट्टा, PATTA, और चित्र, चित्र का मतलब तो हिंदी में आप समझते होगे पिक्चर, ठीक है। पट्टा मतलब होता है कपड़ा, यानी कि वो जो स्क्रॉल्स होते हैं ना, वो स्क्रॉल टाइप के जो होते हैं, ठीक है, उसको आप स्क्रॉल को जब ओपन करते हो तो एक पेंटिंग खुल जाती है। आप लोगों को बहुत बार देखे होंगे आप लोगों ने किसी के घर के अंदर, आपके पास भी हो सकते होंगे। ये वाली जो पट्टा चित्र पेंटिंग है ना, ये जनरली ओडिशा में बहुत पॉपुलर होती है, ओडिशा और वेस्ट बंगाल की, वहाँ से इन लोगों का प्रमोशन होता है। ये स्क्रॉल पेंटिंग्स होती हैं, इनका जो नैरेटिव होता है ना, माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स होता है, ठीक है, यानी कि माइथोलॉजिकल सिनेरियोज़ को ये लोग डिपिक्ट करते हैं। मधुबनी पेंटिंग के की फीचर्स, पहले तो ये जानो कि मधुबनी पेंटिंग्स आपको जनरली कहाँ मिलेंगी, बनती कहाँ आएगी? मिथिला रीजन जो है ना हमारा, मिथिला रीजन है बिहार के अंदर, ये वहाँ के लिए बहुत पॉपुलर रहेंगी, ठीक है। बनाने के लिए फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्रशेस का यूज़ करते हैं, मैच स्टिक्स का यूज़ करते हैं, किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है इनको। और ये दर्शाते क्या है? मधुबनी पेंटिंग्स हमारे रिचुअल्स के बारे में बताएंगी, आपको होली के बारे में बता देंगी, ठीक है, काली पूजा के बारे में बता देंगी, उपनयनम हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, इनको डिपिक्ट करती हैं पेंटिंग्स। ट्रेडिशनली इन पेंटिंग्स को सिर्फ और सिर्फ विमेन ही बनाया करती थी, बाद में चीज़ें चेंज हुई हैं, नाउ मेन ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम। इनका मधुबनी पेंटिंग का सबसे अच्छा जो फीचर ये होता है कि ह्यूमन बींग्स का जो एसोसिएशन होता है ना नेचर के साथ, ही उसको डिपिक्ट करते हैं। और जनरली इन पेंटिंग्स के अंदर ना आपको जो पेंटिंग बनी हुई मिलेगी मधुबनी की, उसमें स्पेस नहीं छोड़ते ये लोग, पूरी पेंटिंग को एकदम भर देते हैं, यानी कि कहीं भी स्पेस होता है उसमें भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ बना देते हैं। तो ये इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत है, एक बहुत खूबसूरती में एक एड ऑन होता है इनका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है GS पेपर 2 का। द टॉपिक्स कवर्ड इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, ब्रिक्स का एक इनोवेशन बेस, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जानने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ तो ब्रिक्स के बारे में कुछ खास दे नहीं रखा है, या कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो मैं आप लोगों को हल्का सा ब्रिक्स के बारे में आइडिया दे देता हूँ, तब ये टॉपिक आपको समझने में आसानी होगी। ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। 2009 में ये सिर्फ ब्रिक हुआ करता था, BRIC, यानी कि उस टाइम तक साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया था, तब से साउथ अफ्रीका का भी पार्ट बन गया था। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैगी, 40% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स के अंदर आती हैगी। और ग्लोबल GDP की बात करें तो 22% जो हमारी ग्लोबल GDP है वो ब्रिक्स का पार्ट बनती है। 2009 से ही इनके एनुअल फॉर्मल समिट्स होते हैं, एनुअल मतलब साल में एक बार होते हैं, फॉर्मल मतलब ऑफिशियली होते हैं, प्रोफेशनल तरीके से होते हैं, समिट्स मतलब जो हाईएस्ट लीडर होते हैं कंट्री के वो रिपोर्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना एक बेसिक आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो ठीक है, आगे चलते हैं ब्रिक्स के इनोवेशन बेस के बारे में। चाइना ने इज़ एक्टिवली कंसिडर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स इनोवेशन इन चाइना इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द प्रैक्टिकल कोऑपरेशन विद द ब्रिक्स। चाइना का एम है कि जो 5G और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोऑपरेशन है इन 5 कंट्रीज़ के अंदर, उसको आगे लेके जाए, इसलिए वो एक इनोवेशन बेस बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने प्रपोज़ किया है, चाइना के इंटरेस्ट हैं कि वो प्रमोट करना चाहते हैं 5G टेक्नोलॉजी को ब्रिक्स के साथ, ठीक है। ये
पार्ट हो सकता है उनके इंटरेस्ट का कि किस तरीके से उनका जो टेक जाइंट है जो वावे इंटरनेशनल है, इसका प्रोनाउंसिएशन समझना ध्यान से, ये हुआवे नहीं है, इसको प्रोनाउंस करते हैं वावे, ठीक है, वावे, वावे ऐसे करके आप प्रोनाउंस कर सकते हो, वावे। तो इनका एक टेक जाइंट है वावे, जो कि वर्ल्ड के अंदर 5G टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत पॉपुलर चल रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के साथ भी इसके कुछ इश्यूज़ हुए थे, तो उन्होंने बात की थी कि वो टॉप 10 डेमोक्रेसीज़ के साथ मिलकर एक अलग से एक ग्रुप बनाएंगे, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट। इंडिया को भी बात उसमें इंक्लूड करने की बात की गई थी G7 के साथ, प्लस में 3 कंट्रीज जिसमें इंडिया था वगैरह था। तो इसलिए थोड़ा सा अब चाइना किस तरीके से इसको पुटअप करना चाहता है, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने इस प्रपोजल को लेकर, इस इनोवेशन बेस को लेकर, जो 5G टेक्नोलॉजी का इनोवेशन बेस चाइना बनाना चाहता है, इसको लेकर उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। देखो, रशिया ने तो कहा है कि ठीक है वो चाइना के साथ काम करेगा 5G के ऊपर, ठीक है। साउथ अफ्रीका के अंदर जो चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स हुआवे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनके 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, ठीक है, जो कि 5G नेटवर्क को रोल आउट करेंगे। ब्राज़ील ने कहा कि वो पार्टिसिपेशन अलाउ करेगा ट्रायल्स के अंदर अभी, लेकिन फाइनल कॉल उन्होंने नहीं लिया है। बच गया इंडिया। इंडिया अभी तक ऑलमोस्ट ऐसा कंट्री है जो लीन कर रहा है कि किस तरीके से चाइनीज़ का पार्टिसिपेशन एक्सक्लूड कर दिया जाए, ठीक है। तो इंडिया के लिए वे अहेड क्या हो सकता है, इंडिया अनलाइकली चाइनीज़ पार्टिसिपेशन को अलाउ नहीं करेगा 5G के लिए, पर्टिकुलरली जो स्पेशली जो रिसेंट मूव्स लिए थे इंडिया ने चाइना की जो 59 ऐप्स को बैन करने के लिए, और जहाँ पर जताया गया था कि ये नेशनल सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स हैं। और ये बैन क्यों किए गए थे, आपको पता होगा कि जून के अंदर गलवान वैली में क्लैश हुआ था, ठीक है ना, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक थ्रेट है, और ये ऐप्स थी जी इस तरह का थ्रेट पोज करती थी। करंटली भी अभी तक वो जो मुद्दा था वो सुलझा नहीं है, एंड बोथ द साइड दे आर कम्प्लीटली रेडी विद देयर डिफेंसेस इन दैट रीजन। और अगर ये डिप्लोमेटिकली मिलिट्री टॉक से नहीं सुलझता है तो डेफिनेटली वॉर के चांसेस हैं वहाँ पर। इंडियन इंटेलिजेंस असेसमेंट्स ने एक्सप्रेस किए थे अपने कंसर्न्स कि इन सभी चाइनीज़ कंपनीज़ के जो इंक्लूडिंग वावे जो हो सकता है, इनका चाइनीज़ मिलिट्री के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है। ये हमारी मिलिट्री में कौन आता है, हमारी मिलिट्री में हमारे रॉ एजेंट्स आते होंगे। तो उन्होंने कहीं से अपनी सीक्रेटिव जो इंटेलिजेंस उन्होंने बताया कि इन सभी 59 ऐप्स को ब्लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट था। कहीं ना कहीं ये जो ऐप्स थी ये चाइनीज़ मिलिट्री को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती थी, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि नॉर्मल सी इस मुद्दे के अंदर जब तक नहीं आएगी दोनों कंट्री के रिलेशन के अंदर, जब तक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये अनरिजॉल्व रहेगा। वहाँ पर LAC, अब LAC का मतलब जो पाकिस्तान के साथ हमारा जो ऊपर POK रीजन के अंदर जो एरिया है, तो ऐसे ही कुछ एफर्ट्स UK ने किए थे 5G क्लब के लिए, जैसे अभी चाइना कर रहा है इनोवेशन बेस बनाने के। तो चाइना ने कहा था कि वो एक 5G क्लब बनाएगा 10 डेमोक्रेसीज़ का, जिसमें G7 कंट्रीज़ होंगी, उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया को भी ऐड करेगा। इसमें G7 कंट्रीज़ कौन सी हैं, UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा, ठीक है। ये वर्ल्ड की जो डेवलपिंग ये जो ग्रोइंग जो टॉप मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनकी बात कर रहे थे। तो उनका एम था UK का कि वो कुछ ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स बनाएंगे 5G इक्विपमेंट के और बाकी टेक्नोलॉजी के, ताकि इन कंट्रीज़ को चाइना के ऊपर रिलाई ना करना पड़े 5G टेक्नोलॉजी के लिए। 5G टेक्नोलॉजी क्या है, देखो ये एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है। ये बेस्ड होता है OFDM के ऊपर। OFDM होता है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एक मेथड्स होता है जहाँ पर आप एक डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हो डिफरेंट चैनल्स के तहत, ताकि उसके अंदर इंटरफ्रेंस कम हो। इंटरफ्रेंस कम होगी तो जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। 5G जो यूज़ करता है 5G NR एयर इंटरफेस अलॉन्गसाइड OFDM प्रिंसिपल्स, और इसमें जो बैंडविड्थ होती है टेक्नोलॉजीज़ की वो ज़्यादा वाइड होती है, क्योंकि यहाँ पर सब 6 गीगाहर्ट्ज़ को यूज़ किया जाता है और MM वेव को। प्रीवियस जो जनरेशन थी 1G, 2G, 3G, 4G, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1980s में हमारे पास आया था 1G, जहाँ पर हम लोगों ने एनालॉग वॉइस को डिलीवर किया था। सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने इस एनालॉग को डिजिटल वॉइस में कन्वर्ट कर दिया था 1990s के अंदर। अगले 10 साल के बाद हमारे पास आया था 3G, जहाँ पर मोबाइल डेटा आ गया था, यानी कि 10-10 साल के गैप पे आ रहा है। तो आपको जब भी जनरेशन्स की बात करनी होगी तो ध्यान रखना कि सारी जनरेशन्स की जो 1G, 2G, 3G, 4G 10-10 साल के गैप पे आए थे। 2010 में हमारे पास 4G आ गया था, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने मोबाइल ब्रॉडबैंड के एरा की स्टार्टिंग की थी। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G सब के सब हैं, ताकि प्रॉपर एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए जो पहले नहीं थी हर बार। कौन से मेंबर्स हैं 5G के, ब्रिक्स के बारे में कब लॉन्च हुआ, इनोवेशन बेस, साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, ये ब्रिक्स का ही एस्टेब्लिश किया हुआ बैंक है, ठीक है। ब्रिक्स कंट्री के द्वारा ही इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर जो है वो चाइना के अंदर है, शंघाई के अंदर, ऑलराइट। और इसमें जो वोटिंग पावर होती है ना, वो बेस्ड होती है कि जो सब्सक्राइब्ड शेयर्स होते हैं ना, वो इक्वली शेयर किए जाते हैं ब्रिक्स मेंबर्स के साथ।
जो भी यूएन के मेंबर्स होते हैं वो इस बैंक के मेंबर्स बन सकते हैं। हालांकि जो शेयर होगा ब्रिक्स नेशन का ये 55% रहेगा उनकी वोटिंग पावर के अंदर। तो कोई भी कंट्रीज होती है एनडीबी का मेंबर बन सकती हैं। एक रिसेंट डेवलपमेंट मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि पहला जो नॉन सॉवरेन प्रोजेक्ट था इनका 200 मिलियन यूएस डॉलर का ये लोन दिया गया था ब्राज़ील के पेट्रोब्रास को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर। और जो सेकंड दिया गया था 200 मिलियन यूएस डॉलर का वो दिया गया था साउथ अफ्रीका के ट्रांसनेट को, एक पोर्ट है डरबन के अंदर, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर GS3 का सिन गुड्स एंड सिन टैक्स। ठीक है, और ये टॉपिक हमारा कवर होता है इंडियन इकोनॉमी में और उसके जो इश्यूज होते हैं प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को लेकर। सिन गुड्स को देखो पहले और सिन टैक्स को देखो। सिन वर्ड का मतलब समझते हो, सिन यानी कि जनरली आप पाप के लिए यूज़ करते होगे। ठीक है, अब जैसे नीचे चलेंगे ना आपको समझ में आएगा। पहले तो सिन गुड्स देख लो, वो गुड्स जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इनको बोला जाता है सिन गुड्स। ठीक है, सिन टैक्स क्या होता है? ये एक टैक्स होता है जो प्लेस करते हैं हम उन गुड्स के ऊपर जो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। मोस्ट नोटेबली टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया। ठीक है, 3 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि इस तरह का टैक्सेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये कहा जाता है कि इस तरीके से जब आप प्राइस इंक्रीज़ कर देते हो ज़्यादा टैक्स लगाकर, सिन गुड्स के ऊपर आप सिन टैक्स लगाकर उसका प्राइस इंक्रीज़ कर देते हो, तो उस चीज़ का कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कंपनसेट सोसाइटी फॉर द थिंग्स लाइक इंक्रीज्ड हेल्थ सिस्टम कॉस्ट, यानी कि जिस तरीके से आपके देखो आपका हेल्थ ख़राब होगी, ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश करती है कि जब आपके ऊपर इस तरह का टैक्स लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ बच जाती है, कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ सर्विस के अंदर जो पेमेंट देनी होती है आपको, जो आपको एक्सपेंडिचर करना होता है वो बच जाता है। और जस्ट इन केस ऐसा हो भी रहा होता है तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आ रहा होता है, अब इतना बड़ा टैक्स लगाएगी किसी चीज़ के ऊपर, तो उस टैक्स को यूज़ करते हैं हेल्थ सर्विसेज को कंपनसेट करने के लिए। प्लस में हेल्थ सेक्टर के रिसोर्सेज भी इससे इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। जब हम बात करते हैं सिन गुड्स की, तो वो जो होते हैं सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो एक होते हैं मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स के बारे में जानो। मेरिट गुड्स का मतलब होता है कि जो सोसाइटी के लिए फेवरेबल होता है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फायर प्रोटेक्शन हो गया, ये सारे के सारे आते हैं हमारे मेरिट गुड्स के अंदर। इंडिया के अंदर जो 2 व्हीलर्स होते हैं ना, यानी कि बाइक हो गया, स्कूटी वगैरह हो गया, ये 28% GST लगता है इनके ऊपर। ठीक है, तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जो 2 व्हीलर्स है ना, ये ना तो कोई लग्जरी आइटम है, ना ही ये सिन गुड्स हैं, तो ये इनका जो GST का रेट है ना उसको रिवाइज कर दिया जाए। यानी कि ये मेरिट में आते हैं। मेरिट का मतलब इनके पास एक एडवांटेज है कि इनको GST का रेट जो है वो रिवाइज कर दिया जाए। ये न्यूज़ थी एक्चुअल में, इसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इंडिया के अंदर रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। करंट जो हमारा GST का रेट स्ट्रक्चर है, जो कि 2017 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कुछ ऐसे सिन गुड्स हैं जिनके ऊपर सेस लगता है। सेस मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। सिगरेट हो गया, पान मसाला हो गया, एरेटेड ड्रिंक्स हो गया। इन सिन गुड्स के अलावा कुछ ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे कि कार वगैरह हो गया, इनके ऊपर भी एक सेस लगता है। अच्छा, गवर्नमेंट इसका रेट रिवाइज क्यों करना चाह रही है 2 व्हीलर्स का GST से? वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इकॉनमी के अंदर बड़ा बूस्ट होगा। अगर इसका टैक्स हम लोग थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो 2 व्हीलर की सेल जो है वो इंडिया में बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो इकॉनमी थोड़ी सी और अच्छे से मोशन में आ जाएगी, इसलिए इसके ऊपर बात की जा रही है। तो ग्लोबल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि UK, स्वीडन, कनाडा, ये लोग भी सिन टैक्सेस इम्पोज करते हैं सीरीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, लॉटरीज हो गया, गैम्बलिंग हो गया, फ्यूल हो गया। ठीक है, मैक्सिको एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने सोडा टैक्स लगाया था 2013 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्यों है ये सब चीज़ें जानना? दैट एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ, यानी कि टोबैको, अल्कोहल और ये एम्प्टी कैलोरीज, ठीक है ना, ये हेल्थ रिस्क को हाइटन कर देते हैं। हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर बढ़ जाएगा, हार्ट कंडीशंस, ओबेसिटी वगैरह। ठीक है, एविडेंस फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ जिन्होंने सिन टैक्सेस इम्पोज किए हैं ऐसी कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर देखने को मिला था कि जो कंजम्पशन है सिगरेट्स वगैरह का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, ये सिग्निफिकेंटली गिरा है, गिरावट आई है। लोगों ने जब टैक्स, लोगों को लगा कि ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो लोगों ने चीज़ों का कंजम्पशन थोड़ा सा बंद कर दिया। ठीक है, प्लस में ह्यूज रेवेन्यूज फ्रॉम मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया रेक इन फ्रॉम लिकर सेल्स दैट शो दैट सिन टैक्सेस मीन ए बोनांजा फॉर द स्टेट। यानी कि जैसे लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा
सडनली गवर्नमेंट ने अल्कोहल की जो सेल थी उसको ओपन कर दिया था, तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग को डिसरप्ट किया जा रहा था। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अल्कोहल हो गया और पेट्रोलियम वगैरह जो हो गया, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पर जीएसटी नहीं लगता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इसके ऊपर अपने मर्जी से टैक्स लगाती हैगी और अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकती हैगी। अगर जीएसटी होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ना, नहीं, अल्कोहल वगैरह जो होता है, पेट्रोलियम जो होता है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज करती रहती हैं। तो इसलिए इंडियन स्टेट्स के लिए बोनांजा होता है, इंडियन को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है अल्कोहल के सेल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही होती है इससे। तो इसलिए लॉकडाउन के अंदर भी इनके ऊपर सडनली टैक्स बढ़ा दिए गए थे। सरकार को लगा कि इकोनॉमी तो चल नहीं रही है, एटलीस्ट कुछ तो रिवेन्यू आएगा अल्कोहल के सेल से, टैक्स वगैरह के अंदर। सिन टैक्स क्या होता है, सोडा टैक्स किसने लगाया, पिगोवियन टैक्स क्या होता है, मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स तो मैंने आपको बता दिया था। पिगोवियन टैक्स होता है जनरली जो आइडिया चेंज करने के लिए लगा देते हैं, यानी कि कंट्री के अंदर ऐसा टैक्स लगा दो जैसे कि हमारा कार्बन टैक्स लगता है ना, वो टैक्स जो होता है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसका मोटिव रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता है, उसका सिंपल मोटिव होता है लोगों का बिहेवियर चेंज कर देना। इस तरीके का जब टैक्स लगेगा तो लोग अपनी जो सेल परचेज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बदलाव लेके आएंगे, अपने बिहेवियर में बदलाव लेके आएंगे, उसको बोलते हैं पिगोवियन टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया का जो एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप है, इसने डिस्कवर की है वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सीज, एक बहुत पुरानी गैलेक्सी जो बहुत पहले फॉर्म हुई थी उसको डिस्कवर किया है हमारे एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप ने। एस्ट्रोसैट प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। अवेयरनेस इन स्पेस के अंदर ये टॉपिक हमारा कवर होता है। पूरा का पूरा कंटेक्स्ट जानने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को एस्ट्रोसैट के बारे में जान लेना चाहिए। ये क्या है, ये इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। इसके अंदर 5 टेलीस्कोप लगे हुए हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ से चीज़ों को देखते हैं, मतलब स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं। विजिबल, नियर अल्ट्रावायलेट, फार अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे वगैरह। एस्ट्रोसैट के ऊपर एक 38 सेंटीमीटर का वाइड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लगा हुआ है जो इमेजिंग करता है फार और नियर अल्ट्रावायलेट बैंड्स की एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू के अंदर। इसे हम लोगों ने लॉन्च किया था 28 सितंबर 2015 को। इसरो ने इसको लॉन्च किया था नियर अर्थ के इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर। मल्टी इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। IUCAA हो गया, इसरो हो गया, TIFR हो गया, ठीक है, IIA हो गया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद हो गया, इन सब ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, तो क्या डिस्कवरी हुई है वो भी देख लेते हैं। ये देखो प्रीलिम्स का टॉपिक है, ये मेंस का टॉपिक नहीं है, ठीक है। इंडिया का जो मल्टी वेवलेंथ ऑर्बिटिंग टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट है, इसने एक लाइट को डिटेक्ट किया है जो एक गैलेक्सी से आ रही है जिसका नाम है AUDF-S01। ये एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट है। ये जो गैलेक्सी है 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। समझने की कोशिश करो, लाइट ईयर्स क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट होती है ये, ठीक है। यानी कि एक साल के अंदर, एक साल में एक लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स का मतलब 9.3 बिलियन ईयर्स के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी उतनी दूरी से ये रोशनी आ रही है, ठीक है। तो यानी कि बहुत कितने, अब तुम इमेजिन भी कर लो लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है ये, ठीक है ना। अब उसको वो पर सेकंड मीटर में होती है क्या, उसको मीटर को तुम पहले किलोमीटर करो, ठीक है, फिर वो एक दिन का, एक सेकंड का निकाल, एक तो एक सेकंड का था ना, अब तुम पहले 9.3 बिलियन ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसको 3 लाख से मल्टीप्लाई करो। इतने डिस्टेंस के ऊपर ही गैलेक्सी है, ठीक है। तो ये बड़ी ही विचित्र बात है। इसलिए कहते हैं कि जो ये एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, इनका दिमाग जो होता है ना, इनका जो मन जो होता है वो साधुत्व वाला हो जाता है, साधु जैसे हो जाते हैं। संसार को इतनी विराटपन से देखते हैं ना, ये एग्जिस्टेंस को इतने मैग्नीट्यूड से, मैग्नानिमिटी होती है ना हमारे एग्जिस्टेंस के अंदर। अब इमेजिन करना कि यार लाइट की स्पीड 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स से आ रही है, तो वो पता नहीं वो गैलेक्सी एग्जिस्ट कर भी रही है अभी या नहीं, क्योंकि 9.3 बिलियन ईयर्स में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। बहुत ही अल्टीमेट चीज़ होती है कि बनो तो यार एस्ट्रोनॉट बनो, जीवन में मज़ा ही आ जाएगा। चलो की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो डिस्कवरी है ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, ठीक है। इंडिया का, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, US, जापान और नेदरलैंड्स। ध्यान देना, एस्ट्रोस्टैट को बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट्स का इन्वॉल्वमेंट था, इंटरनेशनल का भी था, लेकिन ये जो डिटेक्शन हुआ है ना, इसके अंदर इंडियन कंपनीज़ का कोलैबोरेशन है। पहली बार है कि जो स्टार है वो गैलेक्सीज के द्वारा फॉर्म किया जा रहा है, उसको एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एनवायरनमेंट में हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेक्शन जो है वो एक्सट्रीम UV एनवायरनमेंट के अंदर हुआ है। मेथडोलॉजी क्या यूज़ की गई है, जो टीम है उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो गैलेक्सी है ये एक स्काई के एक पैच के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं XDF, एक्सट्रीम डीप फील्ड, जो अपने आप में
HUDF के अंदर बैठा हुआ है। XDF जो है, ये डीप फील्ड जो है, ये HUDF के अंदर बैठा हुआ है, उसके वहाँ पर सेट है। HUDF जो एक स्मॉल एरिया है, कॉन्स्टलेशन है फॉरनेक्स उसका, जिसको हम लोगों ने यूज़ किया था हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो डेटा था 2003-4, उसको यूज़ करके हम लोगों ने बनाया था। बेसिकली बनाते का मतलब होता है कि वो एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, उसको फिर डेटा को कंपाइल करना पड़ता है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है। और जो अभी तक की जो डीपेस्ट इमेज थी यूनिवर्स की, वो भी इसी पैच के अंदर आती हैगी। XDF के अंदर कुछ 5500 गैलेक्सीज़ हैं। ये जो XDF है ना, इसके अंदर 5500 गैलेक्सीज़ हैं। एस्ट्रोसैट लुक्ड एट अ पार्ट ऑफ XDF, उसने तकरीबन XDF को 28 घंटों तक लगातार 2016 के अंदर ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और ये जो फीट है, ये इस तरह के टेलीस्कोप्स के अंदर ही होता है जो एटमॉस्फेयर की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्निकल है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये टॉपिक मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट से एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेनेशन मिला वहाँ पर, तो मुझे लगा कि मैं आपको वहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पहले जान लेते हैं, ये क्या है। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने जनवरी 2019 के अंदर, लास्ट ईयर। पहला ऐसा एफर्ट है कंट्री के अंदर जहाँ पर हम लोग एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, और एक टारगेट सेट करेंगे उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए। टाइम बाउंड टारगेट होगा, इतने टाइम के अंदर हम लोगों को पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है। यहाँ पर हम लोग जो ये PM10 होते हैं और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, PM2.5, इनके कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की बात की है। मैंने कि हम लोगों ने बोला कि अगले आने वाले 5 सालों के अंदर लगभग हम लोग इसको 20% तक कम करना चाहते हैं। और बेस ईयर क्या लेंगे, यानी कि 20% किसका कम, कौन से ईयर में कितना था कि उसका 20% कम करना, तो हम लोगों ने 2017 को बेस ईयर ले लिया था। इस प्लान में हम लोगों ने 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को ऐड किया है, जो कि 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में है, जिनको आइडेंटिफाई किया था CPCB ने। और उनका बेसिस क्या था, जो भी उनका एम्बियंट था एयर क्वालिटी का डेटा था ना 2011-15 का, उसके अंदर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्या होती हैं, दो सिटीज़ विच हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। 5 सालों के अंदर जो अपने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाई थी, ये वो सिटीज़ होंगी। तो इसके ऊपर NGT जो है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, उन्होंने डायरेक्शन दी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को कि ये जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना, जिसने प्रपोज किया कि 20 से 30% रिडक्शन करेंगे एयर के पोल्यूशन में 2024 तक, इसमें कुछ चेंजेस बताए इन्होंने, बेसिकली स्लैम किया बुरे तरीके से। NGT का व्यू क्या है, उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल और जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ना, इनका जो एनफोर्समेंट है ना, इसके लिए बहुत सारे स्टर्न मेजर्स चाहिए होंगे जो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ताकि जो भी आपका हमारे जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, प्लस में आप लोगों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को भी इनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ये NGT ने बोला है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या होता है, ये स्टेट करता है कि जो सॉवरेन और जो स्टेट है ना, वो उसमें ट्रस्ट होता है लोगों का कि किस तरीके से उनके डेजिग्नेटेड रिसोर्सेज को उन्हीं लोगों के बेनिफिट के लिए मैनेज किया जाएगा। तो ये बड़े अच्छे टर्म्स हैं, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है इन 2 टर्म्स के ऊपर, इतना अच्छा टर्म है ये। उन्होंने कहा कि राइट टू क्लीन एयर जो है, ये एक राइट टू लाइफ में आता है, और अगर आपने एयर पोल्यूशन को एड्रेस नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप राइट टू लाइफ को डिनाई कर रहे हो, आर्टिकल 21 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लीन एयर लोगों को प्रोवाइड करो, क्योंकि ये उनका राइट टू लाइफ है। NGT ने डायरेक्शन क्या दिए हैं, उन्होंने कहा कि आपका जो टाइमलाइन है ना, कि 20 से 30% जो पॉल्यूशन आप कम करना चाहते हो, इसको आप रिड्यूस करो 2024 की जगह, थोड़ा सा कम करो इसको और जल्दी करो इसको। प्लस में जो टारगेट है ये बढ़ाओ, टाइमलाइन रिड्यूस करो, यानी कि 2024 से मे भी 2023 कर दो, 22 कर दो, और जो 20 से 30% इसको थोड़ा और बढ़ाओ यार, कम है ये। उन्होंने मिनिस्ट्री को सजेस्ट किया है कि कुछ ऐसे एक्शंस लो जहाँ पर आप व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, CNG व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और इंटेंसिफाई करो, रोड्स की मैकेनिकल क्लीनिंग करो, पब्लिक पार्किंग फैसिलिटीज़ को एनहेंस करो, फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, ट्रैफिक का मैनेजमेंट पे काम करो। इन्होंने डायरेक्शन दी है, डायरेक्ट किया स्टेट पॉल्यूशन के कंट्रोल बोर्ड्स को, वो इंश्योर करें, एसेस करें और इंस्टॉल करें जो भी रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रियल टाइम ऑनलाइन कॉन्टिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को ऐसे सिस्टम लगाने पड़ेंगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को। एक एक्सपर्ट टीम है CPCB की, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उनको डायरेक्शन मिली है कि एक मॉडल बनाइए, डिज़ाइन कीजिए, सोर्स अपॉर्शनमेंट एंड कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट विद इन 2 months विच मे बी रेप्लिकेटेड फॉर ऑल दी नॉन अटेनमेंट सिटीज़।
सोर्स अपॉर्शनमेंट क्या होता है? ये एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन डिराइव करते हो पॉल्यूशन के सोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना, और जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही होती है एयर पॉल्यूशन लेवल्स के अंदर, वो एक डेटा एक एनालिसिस करते हो, ऐसे डिज़ाइन बनाते हो आप। कैरिंग कैपेसिटी जो होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कैरिंग कैपेसिटी का, ये एड्रेस करता है कि कितने पीपल हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो परमिटेड हैं, ठीक है ना, जिसके कारण एक एनवायरनमेंट का जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो डिग्रेड नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा मुझे अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला था यहाँ पर दृष्टि की वेबसाइट के ऊपर इस वाले टॉपिक का, इसलिए मैंने यहाँ से समझा दिया। मोटिव आपको समझाना होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो एक बार वो डाउट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज डेमोक्रेसी का था, फिर वीडियो का एंड करते हैं। जो डाउट वाला क्वेश्चन था वो ये था कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं इनको अपना रेजिग्नेशन वगैरह देने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है, कहीं ना कहीं उसके सराउंडिंग था। तो ये न्यूज़ में भी इसलिए चल रहा था कि जो कश्मीर के जो JKPM पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे शाह फैज़ल, उन्होंने अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर दिया और वो वापस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर की सर्विस में आना चाहते हैं। देखो वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उन्होंने रैंक 1 हासिल की थी UPSC के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने छोड़ के सिविल सर्विसेज को और वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने की बात की थी। अभी उन्होंने अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर दिया दोबारा से, ठीक है। तो उनका जो रेजिग्नेशन है ये कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट वगैरह किए थे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था। तो डोर्स उनके लिए अभी भी ओपन है कि वो IAS को ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो अपने रेजिग्नेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं रेजिग्नेशन के एक IAS ऑफिसर के? DOPT के गाइडलाइंस है। DOPT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। देखो UPSC तो सिर्फ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ये रिकमेंड करके आपकी लिस्ट बना के भेज देता है DOPT को कि भाई हम लोगों ने इनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, हमें लगता है कि भाई ये इतने लड़के लड़कियाँ ये ठीक ठाक हैं, ये सब कर लेंगे, आपके देश को संभाल लेंगे, इनको बना दो आप IAS IPS IFS। फिर वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग होता है जो आपको आगे हैंडल करता है। तो उनके मुताबिक, ठीक है ना, कोई इंटीमेशन जो होता है वो राइटिंग में दिया जाना चाहिए एक ऑफिसर के द्वारा जो भी अपनी सर्विसेज को लीव करना चाहते हैं। प्लस में आपका जो रेजिग्नेशन है उसमें बहुत क्लियर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। रूल्स 5.1 और 5.1A क्या बताते हैं कि यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज के जो रूल्स हैं 1958 के, ये गवर्न करते हैं जो भी आपको रेजिग्नेशन देना है सर्विसेज में से, ऑल 3 इंडिया सर्विसेज जो IAS IPS IFOS होती हैं और बाकी सेंट्रल सर्विसेज का भी। रेजिग्नेशन सबमिशन की बात करते हैं तो आप जिस भी स्टेट में सर्व कर रहे हो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं आप उनको अपना रेजिग्नेशन देते हो। सेक्रेटरी जो होते हैं उस कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के, अगर आप सेंट्रल डेपुटेशन में हो यानी कि जैसे कि आप IFS हो, फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर हो, तो आप जिस भी मिनिस्ट्री में हो वहाँ के सेक्रेटरी को अपना रेजिग्नेशन देते हो। मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट जो भी होता है फिर ऑफिसर की जो रेजिग्नेशन होता है वो कंसर्न स्टेट कैडर में भेजता है उनके कमेंट्स और रिकमेंडेशन के लिए। उस रेजिग्नेशन को फॉरवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने से पहले जो कंसर्न स्टेट होता है वो कुछ इश्यूज़ के ऊपर बात करता है, जैसे वो चेक करते हैं कि भाई इनका कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ तो नहीं है, कोई विजिलेंस स्टेटस, कोई जांच पड़ताल तो नहीं चल रही है इनके अगेंस्ट में, ठीक है ना। अपनी रिकमेंडेशन फिर उसके साथ में वो भेज देते हैं। जो रेजिग्नेशन होती है ऑफिसर की, इसको कंसिडर किया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जब इसकी स्टेट के तहत इसकी रिकमेंडेशन आ जाती है। अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के IAS के तौर पर, और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं IPS के लिए, और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के लिए अगर हम फॉरेस्ट सर्विस की बात करते हैं। सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं एक रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की? गाइडलाइंस के मुताबिक जो रेजिग्नेशन होता है एक मेंबर का उसके सर्विसेज का, उसको एक्सेप्ट किया जाता है कुछ सिचुएशंस के अलावा। हर बार आपका रेजिग्नेशन ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक्सेप्ट फॉलोइंग थिंग्स। अगर आप एक ऑफिसर हो जो अंडर सस्पेंशन हो, आपको सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो एग्जामिन करती है कि जो अभी आपका मेरिट होता है, जो भी डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग होता है आपके अगेंस्ट, और उसको चेक करते हैं कि भाई आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर आपको सस्पेंड किया हुआ है तब आप रिज़ाइन करते हो तो आपका रेजिग्नेशन पब्लिक इंटरेस्ट के नज़रिए में लेना ठीक होगा या नहीं होगा, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को फेवर कर रहा है आपका रेजिग्नेशन या नहीं कर रहा है। It is also seen whether the officer had executed any bond for the serving the government on account of being given special training, fellowship, scholarship for studies। यानी कि अगर आपको फॉरेन स्टडी वगैरह के लिए आप गए हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट आपको भेजती है ना, तो वो भी चेक किया रहता है कि भाई आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर, ऐसे किसी ट्रेनिंग के पार्ट तो नहीं हो जहाँ पर आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड का पार्ट बने हुए हो। विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन रूल 5.1A जो क्लोज 1 है,
ये बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करती है एक ऑफिसर को कि वो विड्रॉ कर ले अपने रेजिग्नेशन को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। देखो कोई भी इस तरह की जो सर्विसेज होती है ना, डिफेंस हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक ऑफिसर की ट्रेनिंग के ऊपर ना बहुत पैसा खर्च हो रहा था, लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो रहे होते हैं, पता भी नहीं चलता, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है ना आपके लिए ही। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ऐसे रेजिग्नेशन हमको जितने कम हो सके उतने कम आए, इसलिए बोलते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में है कि आप अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ कर लें। तो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन को विड्रॉ करने के रूल्स बना रखेंगे। ये जो रूल्स थे इनको अमेंड किया था 2013 के अंदर, जहाँ पर अलाउ कर दिया गया था कि आप एक रेजिग्नेशन को विड्रॉ कर सकते हो उसके एक्सेप्ट होने के 90 डे बाद तक भी। हाउएवर ये जो रिक्वेस्ट है विड्रॉल की रेजिग्नेशन की, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर जो ऑफिसर है वो रिज़ाइन करता है विद बीइंग एसोसिएटेड, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो जाता है, फिर रेजिग्नेशन का विड्रॉल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान देना, विड्रॉल की बात कर रहा हूँ मैं। विड्रॉल ऑफ द रेजिग्नेशन बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कि रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से पहले विड्रॉ का क्या सीन है। अगर एक ऑफिसर जिसने सबमिट किया अपना रेजिग्नेशन एक इंटीमेशन देता है राइटिंग के अंदर कि वो इस रेजिग्नेशन के एक्सेप्ट होने से पहले ही इसको विड्रॉ करना चाहता है, और ये राइटिंग में देता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, ठीक है, तो उसका जो रेजिग्नेशन होता है उसको ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर लिया समझ लिया जाता है। डीम्ड मतलब समझ लिया जाता है कि ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो गया है।